खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और आप लोगों को भी आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी रफ्तार बैच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम जबरदस्त कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां से आईआईटी जेईई के पीवाईक्यू भी हम करेंगे और यह भी देखेंगे कि उन पीवाईक्यू को करते हुए कितनी आसानी से हम उनको कर पा रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। हमें लगे कि सर जब आगे कभी भी हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कसम सर आपकी या केमिस्ट्री की, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा जी हुंस रूल के बारे में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर थोड़ा आपको कराया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया था, जो कि आधा आधा इंफॉर्मेशन था एक तरीके से, कि क्वांटम नंबर 4 तरह की होती हैं, 3 रियल होती हैं, एक इमेजिनरी होती है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली बार बोर मॉडल में देखी गई थी। इवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करती है, एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर एल सेल के अंदर सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है कि किसी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करती है कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए वो तो आपने सेल के अंदर या सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना सीखा है, लेकिन उनको फिलिंग करते हुए कुछ रूल को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको आपा रूल पढ़ाया, n+l रूल, जहां पर मैंने आपको बताया कि n और n+l का मतलब होता है कि अगर n+l की वैल्यू ज्यादा है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा है, और यदि उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है तो उस ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रॉन से बाद में भरते हैं, क्योंकि पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा, पहले वो सब सेल भरी जाएगी जिसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना। राइट, यहां के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा हुंस रूल से कि भाई हुंस रूल क्या कहता था, हुंस रूल क्या बोला था। जरा देखिए मेरे शेरों, जरा देखिए बेटा हुंस रूल क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हुंस रूल ये एक बात बोलता है कि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं ऑक्सीजन, समझाऊंगा उसके बाद बोलूंगा क्या स्टेटमेंट थी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब यहां पर मान लो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s 2s 2p 3s, ऐसे मैंने अरेंज कर दिया। मुझे पता है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल थे। अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आप कहोगे सर s चाहे किसी का भी हो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब इस s के अंदर कितने आएंगे? आपने कहा सर 2 है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब मुझे पता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर चुका हूं, अभी ऑक्सीजन के 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन और होंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन इस p में जाएंगे, क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि भाई ये जो s है ये हटा दिया और इसके अंदर सिर्फ 4 रखे हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, हुंस रूल पता है क्या कहता है? हुंस रूल कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। अब हमें पता है कि p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 डब्बे से हम बनाते हैं। तो ये पता है क्या कहता है कि जब आप 3 डब्बे बनाओगे ना, 3 डब्बे बनाओगे ऐसे 1 2 3, और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो कुछ देवता लोग, तुम में से कुछ गधे लोग क्या करेंगे, उन 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भरेंगे, जो कि एक तरीके से गलत होगा। ठीक है भाई, ये आपके पास रोंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, रोंग। और मैं बताऊंगा क्यों होगा, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ होगा। जरा देखिए, ऐसा देखो, अगर मान लो मैं ऐसा करूं अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, हुंड बाबा ने पता है क्या बोला था? हुंड ने यह बात कही थी कि अगर आप किसी भी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। आपको लगेगा कैसे? जरा देखो, यही ऑक्सीजन है, सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मैं हुंस रूल में के अकॉर्डिंग p सब सेल के 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, तो जरा देखिए क्या कहा इसने कि हर एक ऑर्बिटल में पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए, अब जब 4th वाला इलेक्ट्रॉन आएगा अब आप पेयरिंग कर सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा करने से फायदा क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, आप एनसीईआरटी पढ़ लो,
आप जो मर्जी बुक पढ़ लो, आपको बस इतना पता है कि हुंड्स रूल की एक स्टेटमेंट दे रखी है और ये हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है, बस बात खत्म। पर कभी यह फील नहीं कर पाए कि हुंड्स रूल ने ऐसा बोला था और इसको स्टेबल माना था, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी हम फील कैसे करें कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे स्टेबल होगा ये पता नहीं लग रहा हमें। आप समझने की कोशिश करिएगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे देखे जाएंगे ना, मतलब इसमें कंपेयर किया जाएगा इन दोनों में, हमने देखा कि यार यहां पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा और जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए, और यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा जिनमें मैंने सबकी पेयरिंग करा दी जबरदस्ती। तो यहां पर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी भी ज्यादा होगी इससे। यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री में ऐसे घूमते रहते हैं, ये इधर ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, एकदम घूमते रहते हैं। और जब ये पकड़म पकड़े खेलेंगे ना, मतलब इधर ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हल्की सी एक एनर्जी लॉस करते हैं जिसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। और मान लो इन्होंने अगर एक्सचेंज एनर्जी लॉस करी तो इनकी एनर्जी लिटिल बिट कम हो जाएगी, और यदि इनकी एनर्जी लिटिल बिट कम हुई एज कंपेयर टू दैट, अगर मैं पेयरिंग कराता तो रिपल्शन होता, देखो ठीक है। तो मैंने क्या करा कि भाई अगर यहां पर आपके पास एक्सचेंज एनर्जी थोड़ी बहुत कम हुई तो थोड़ा बहुत इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल ही हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा जी मैंने आपको क्या बताया, हुंड्स रूल ये बात बोलता है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो किसी भी सब सेल में आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। बात समझ में आई? चलो यही बात मैं अब अंग्रेजी में लिखवा रहा हूं जो तुम्हें नोट करनी है। हो सकता है स्कूल वाली सुमन मैडम आपसे पूछ ले, ठीक है। तो जरा देखिए हुंड्स रूल, देखो प्लीज समझिएगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, ठीक है भाई, डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल, जब तक कि all the orbitals of the subcell, समझिएगा, of the subcell ठीक है भाई, until all the orbitals of the subcell are singly filled। सिंगली फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जब तक कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये हुंड्स रूल है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। और कैसे फॉलो करना है वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये राइट होगा बेटा। सिमिलर है, बहुत आसान है, आप समझ लेंगे, मुझे पता है, भरोसा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तुमने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख लिए, जब हमने बोर मॉडल पढ़ा, बड़े बड़े डेरिवेशन सीख लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन करके देख लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको कर लेना। आगे बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जिनका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे शेरों, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यह आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं भी रखोगे तो मैं समझा तो ऐसा दूंगा कि जो तुम्हारे खून में बस जाएगा, ठीक है भाई, ये तो मेरी गारंटी है। खून में बसा दूंगा तो मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी की बात करेगा। ये क्या कहेगा? 4 क्वांटम नंबर्स, या कह सकते हैं 4 एन इलेक्ट्रॉन, किस 4 एन एटम, सॉरी, किसी भी एटम के लिए 4 एन एटम, ऑल द 4 क्वांटम नंबर, all the 4 quantum number can never be same। तो क्या लिखेंगे हम? can never be same। अब जरा देखो भाई, जो इन्होंने ये बात बोली ना, इस बात को बोलने से हमको क्या सीखने को मिला, हम ये जानेंगे कि हमको क्या सीखने को मिला। आप देखो, मैं कोई भी एटम ले लूं, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, और मुझे पता कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगा भाई,
1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मान लीजिएगा ये मैंने इसके ऑर्बिटल बनाए, सब सेल के अंदर मैंने ये ऑर्बिटल बनाए और मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करके रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, और उनकी क्वांटम नंबर चेक करके देखना। वो कह रहा है कि चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। चलो मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये सेलेक्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन ये सेलेक्ट किया, तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसके लिए n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेल क्या है, आप कहोगे 1, और इसके लिए कितनी होगी बेटा, आप कहोगे सर 2। देखो ये तो यही फेल हो गया, क्लियर ही पता लग गया कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही अलग है। तो आप क्या चेक करोगे, चलो ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, एक इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिएगा और एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये माना, इनको कंपेयर करके देखता हूं। मुझे पता है कि ये सेकंड सेल में प्रेजेंट है, तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, इसके लिए भी n की वैल्यू क्या होगी 2। यहां तक तो ठीक है, दोनों के दोनों p सबसेल के अंदर है, इसका मतलब p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता होगा 1। तो यहां से हमें एक बात पता लगी, सर दोनों के लिए l की वैल्यू भी 1 है और दोनों के लिए l की वैल्यू भी 1 है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे इनकी m की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे हम लोग जानते थे कि सर m की वैल्यू होती थी -l से लेकर 0 और +l तक, वो भी पॉजिटिव इंटीजर जोड़ते जाते थे हम लोग। तो इसकी होगी क्या -1 0 और +1, ये m की वैल्यू है। और यदि मैं यहां पर m की वैल्यू निकालता हूं मेरे शेरों, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी -1 और m की वैल्यू कितनी आएगी +1। देखो यहां पर डिफरेंस आ गया। अच्छा तुम ये सोच रहे हो सर क्यों ना एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो, तब देख के बताओ। तो जरा देखो मैंने क्या काम किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, और मैं आपको समझा रहा हूं क्या कि दोनों के दोनों सेकंड सेल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, दोनों के दोनों s सब सेल में है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी 0 ही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों के लिए 0 होगा। तो मैंने कहा कि भाई m की वैल्यू भी यहां भी 0 और m की वैल्यू यहां पर भी 0 दोनों। लेकिन आप देखोगे एक को मैंने ऊपर वाली साइड की तरफ भरा है, दूसरे को नीचे वाली साइड की तरफ भरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक की स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगी सर, और दूसरे की जो स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगी। पता है क्या कहना चाहते थे, ये सिर्फ एक्चुअल में इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी ना, बस ये एक बात बोलना चाहते कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम कर दोगे, अगर मैं इनकी स्पिन सेम कर देता, तब आपके पास चारों क्वांटम नंबर सेम आती। पर क्योंकि इन्होंने ये बात बोली है कि चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं हो सकती, तो इनका कहने का मतलब यह था कि आप किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो उनकी स्पिन अपोजिट रख लेना, गलती से भी सेम स्पिन मत कर देना। बस ये बात ये कहना चाहते थे, और इन्होंने बस ये अंग्रेजी में बात बोली और मैंने तुम्हें समझा दी, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में जब आप दो इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आपको एक नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ भरना पड़ेगा। और अब मैं मान के चलता हूं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे के सारे रूल जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम N24 के बारे में। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप-बाउ रूल के हिसाब से करता हूं, क्या बोलता हूं, आप-बाउ रूल के हिसाब से करता हूं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। पहले मैं लिखूंगा 1s, फिर लिखूंगा मैं 2s, फिर लिखूंगा मैं 2p, फिर लिखूंगा मैं 3s, फिर लिखूंगा मैं 3p। देखो बेटा, पता है क्या है कि पहले हम लोग बहुत टफ पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझना कि सर ये लेक्चर तो बहुत ईजी है, ये है। प्लीज अपना ना पेशेंस रखना। पता है क्यों, अगर तुमने इस वीडियो में या इस लेक्चर में अपना पेशेंस बनाए रखा ना, तो तुम्हें एक अच्छी चीज सीखोगे। आईआईटी के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पर टफ क्वेश्चन भी आते हैं और वहां पर इजी क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इजी क्वेश्चन को सोचते हैं अब तो कर ही लेंगे, अब इसको बाद में देखेंगे। मैं आपको बताऊं, इजी क्वेश्चन भी छोटी छोटी गलतियां कराते हैं, कसम कह रहा हूं मैं, मतलब केमिस्ट्री कसम है।
और मैंने एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन नहीं देखा, अपने इन 6-7 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे कम से कम हजारों बच्चे देखे हैं जो बड़ी सिली मिस्टेक करके आते हैं। उनको लगता है यार इजी क्वेश्चन है तो हो ही जाएगा। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि क्वांटम नंबर बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, तो चाहे आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे करके देखो, पर देखो आप ये देखो कि कहां कहां पर गलती हम कर सकते हैं और वो नहीं गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि बड़े टॉपिक को आपने जब इजीली समझा ना तो आपने एकदम रिएक्ट किया, ओह वाओ क्या बढ़िया समझाया सर ने। लेकिन जब मैं इजी सब्जेक्ट को भी करा रहा हूं, मतलब इजी वाला पॉइंट है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, तो अपना पेशेंस मत तोड़ना, ठीक है। आगे चल चल के जो टफ वाला पार्ट होगा उसको भी मैं इजी वे में ही पढ़ाऊंगा, और मुझे पता है क्वांटम नंबर बहुत इजी है, ठीक है। तो प्लीज आखिर तक देखना इसको, ठीक है। तो जरा देखो 1s 2s 2p 3s 3p तक पहुंचे हम लोग। अब आगे देखो, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास पहले 4s आता है, फिर 3d आता है। आप लोगों को पता होगा इतनी बात, आप होगी सर बिल्कुल बात, ये बात यहां तक पता है। 24 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, s के अंदर 2, p के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे बोलो बोलो। तुमको 6, तुमको 6 आएंगे, मैंने कहा 6 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और s में, इस वाले s में आप कहोगे 2, p में 6, यहां तक कितने भरे, यहां तक कितने भरे। आप कहोगे सर यहां तक तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, आप s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। और मैंने कहा चलो 20 हो गए। अच्छा ठीक है 20 में हो गए। अब भाई इसमें कितने बचे 4। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ's रूल, कि ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। बट इस केस में हमने एक चीज और देखी, एक चीज और देखी, वो ये थी कि इस d के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। s के अंदर तो 2 थे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, s वालों को इतना मानते ही नहीं है। अब हुआ क्या, 1 2 3 4। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, कोई भी ऑर्बिटल जब हम मानते हैं कि वो स्टेबल कब होगा, सुनिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो हम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो कंप्लीटली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा जी। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इसको मैं समझाना चाहूंगा कि जो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फील्ड जिसके सारे ऑर्बिटल फील्ड हैं, कंप्लीटली फील्ड, या इसको हम फुली फील्ड भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हमारे पास आता है हाफ फील्ड। क्या आता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब जो आधा भरा हुआ होता है। और फिर बाद में आता है पार्शियल फील्ड। पार्शियल फील्ड का मतलब होता है जो आंशिक रूप से भरा होता है। तो जरा देखो, अभी हमने जो ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से करा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना तो ये फुली फील्ड है और ना ही ये हाफ फील्ड है, ये क्या है, पार्शियल फील्ड है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है ना। अब हुआ क्या कि भाई ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से देखो, हर एटम ये थोड़ा ही ना है कि फोन करेगा हेलो ऑफ-बाउ, तूने बोला वैसे हम नहीं मानेंगे। हाँ वो अलग बात है कि तूने कुछ रूल बनाया हमें देख के, ठीक है, हम तेरे को मान गए। लेकिन अगर तू ये कहेगा कि हम तेरे हिसाब से चले तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया की हर चीज अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से स्टेबल होती है। उनको देखकर, एक्सपेरिमेंट कर कर, ऑब्जर्वेशन देने के बाद हम रूल बनाते हैं। हम इंसान लोग सिर्फ रूल बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी कंट्रोल नहीं करते। तो हमें पता लगा कि यार ये स्टेबल जो एटम था क्रोमीन, ये अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रहा था। इसने क्या काम करा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आप, नेचर में हुआ ही अपने आप, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर चला गया। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया तो हमने एक चीज देखी, एक चेंज देखा इसके अंदर कि भाई इसने इसलिए ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि ये पार्शियल फील्ड से हाफ फील्ड हो सके। और हाफ फील्ड होने के बाद तो आपको पता ही लगा है कि भाई दुनिया में पहले वो पार्शियल फील्ड था यानी अनस्टेबल था, हाफ फील्ड होगा तो वो, सॉरी हाफ फील्ड होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6, जहां 4s2 कर रहे थे वहां से वो 4s1 हो जाएगा और 3d5 होगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल नहीं बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है सबसे स्टेबल स्टेट, ठीक है भाई। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप ऐसे याद रखोगे और पेपर में पूछा जाता है, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे हम, किसको, क्रोमियम 24 को। आगे ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा जो आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक है कॉपर 29, समझिएगा। पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के हिसाब से कर रहा हूं, ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से। 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2, 3d9। देखो बेटा ये क्या है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू अफबाउ। अब मुझे एक बात बताइए भाई, ये जो एस है इसके अंदर तो दो होंगे ही होंगे, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। डी के अंदर बड़े वाले ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मुझे बताइए, ना तो ये फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, राइट? ये क्या है, पार्शियल फील्ड। क्या पार्शियल फील्ड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं? आप कहोगे सर नहीं होते। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आ रही है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाए और ये फुली फिल्ड हो जाए? आप कहोगे सर बिल्कुल। आप एक काम कर दीजिएगा ना, आप एक काम कर दीजिएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाओ और इसके अंदर डाल दो, और जैसे आप ये डालोगे तो ये 9 की जगह पर कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 की जगह पर क्या हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग क्या करोगे, देखो बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है भाई, इन ग्राउंड स्टेट या इन ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है, इन ग्राउंड स्टेट। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ रूल के हिसाब से और ग्राउंड स्टेट के हिसाब से बराबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अफबाउ रूल को फॉलो ना करते हुए उनकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा अच्छी बेटर होती है अकॉर्डिंग टू अफबाउ के भी, ठीक है? तो यहां पर होगा इन ग्राउंड स्टेट में, अगर हम कहेंगे तो हमारे पास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ऐसे आप कर लेना। बस यहां तक अगर आपने पेशेंस रख लिया, अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आईटी जेई के पेपर में आते हैं। अगर आपने ये टॉपिक, इजी वाला टॉपिक भी पढ़ लिया तो ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, एक इलस्ट्रेशन समझाऊंगा और सारा क्लियर। जरा देखो कैसे। मान लो तुम्हारे पास ये बोला गया है, ये बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स for L equals to 1 in जिंक 30। ये बोला उसने बोला कि भाई आपके पास जिंक 30 है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं जिनके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1। चलो देखते हैं। मैंने आप लोगों को यह सिखा दिया है कि जिंक 30 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है भाई, 3p6, 4s2 और 3d10 ये होता है। हमें क्या बोला गया है, सिर्फ क्या बोला गया है कि उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो जिनके लिए L की वैल्यू 1 होती है। अब जरा देखो, आप मुझे बताओ, आपको याद होगा जब हम S P D F ऐसे लिखते थे, L की वैल्यू S के लिए कितनी, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती थी। याद होगा, आपने पढ़ा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ा है। तो देखो P वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहोगे सर P या तो यहां पर है और या यहां पर है, बाकी जगह तो P है नहीं। तो हमारा आंसर पता है क्या होगा, आंसर, ठीक है भाई, किसके लिए, जिसके लिए L की वैल्यू 1 होगी, वो होंगे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक और क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्या बोला उसने बोला कि भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ L इक्वल्स टू 1 एंड S इक्वल्स टू +1/2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यह बताना पड़ेगा कि वो वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो जिनके लिए L की वैल्यू 1 है और स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। आप मुझे बताओ कि जब L की वैल्यू 1 इसके लिए भी है, L की लिए वैल्यू 1 इसके लिए भी है, लेकिन जब मैं इस P सबसेल के अंदर बात करूंगा 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5 6, क्या बेटा जी यहां पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगी? आप कहोगे नहीं सर, 3 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है, तो प्लस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। तो प्लस वाले क्या होंगे, 3 होंगे यहां पर, और यहां पर भी कितने होंगे, 3 ही होंगे कि नहीं होंगे? तब आप काउंट करोगे, तब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 हो गया। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन बोला, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ L इक्वल्स टू 0
और m की वैल्यू +1/2। इसका मतलब क्या हुआ? l मतलब 0 का मतलब s सब सेल में, m का मतलब 1/2, m नहीं s, सॉरी s का मतलब क्या हो गया? 1/2 प्लस, इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो जरा s वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होंगे, कुछ नीचे की तरफ। तो इन दो में से कितने सेलेक्ट करोगे? 1। इन दो में से कितने करोगे? 1। और इन दो में से 1 है, राइट। तो आप क्या करोगे यहां पर? इसका जो आंसर आएगा बेटा जी, वो आएगा आपके पास 3। ठीक है, ऐसे आया। आगे देखो, सेम यही क्वेश्चन चल रहा है, यही क्वेश्चन चल रहा है, मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो ये कहना चाहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है भाई, जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई, m जो है वो 1 का मोड है। 1 का मोड समझते हो क्या है? कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चाहे आपके पास +1/2 हो या -1/2 है, उनका मोड जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि m जो मोड है वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था जिंक का, उसी को मैं यहां पर लिखकर बताता हूं कि जिंक मान लो यहां पर 30 था और मैंने लिखा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब मुझे बताओ एक बात शेरो, कि मुझे पता है कि भाई s के अंदर m की वैल्यू 0 होती ही नहीं, सॉरी 1 होती ही नहीं, क्योंकि l की वैल्यू कितनी हो गई इसके अंदर? 0। और हम लोग जानते हैं कि m की वैल्यू क्या होती है? -l से लेकर +l तक, वो भी इंटीजर फॉर्म में। तो यहां पर तो m 0 ही होगा, यहां पर भी m 0 ही होगा। p के अंदर अगर आप 3 ऑर्बिटल देखोगे तो एक की वैल्यू -1 0 और +1, s फिर 0। p के अंदर आप फिर से देखोगे तो एक के लिए -1 0 और +1। d के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 5 ऑर्बिटल होंगे, -2 -1, ठीक है भाई, 0 +1 और +2। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए मेरे शेरों, कि भाई इधर 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये देखो कि किस ऑर्बिटल के लिए मोड जो है वो 1 आ रहा है। -1 वाले का भी मोड कितना आएगा? 1। +1 वाले का भी कितना आएगा? मोड 1। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। बोलो तो आप क्या कहोगे कि आंसर कितना होगा? आप कहोगे सर आंसर यहां पर हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आईटी जेईई के पेपर में पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल सिंपल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अब कहानी चलेगी किसी और चीज की। कहानी कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2014 में आया था। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया इसके अंदर? इसमें पूछा गया कि द करेक्ट सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37। चलिए भाई, चलिए मेरे शेरों, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने बताया था रुबिडियम का वैसे सिंपल तो आर भी होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 37 है तो पहले आप क्या करोगे? सब सेल को अरेंज करोगे। तो आपने देखा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा आपका। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 37। यहां तक कितने हो गए? 2। यहां तक कितने हो गए? 2। पी में कितने आएंगे? आप कहोगे सर 6। एस में कितने आएंगे? 2। पी में कितने आएंगे? 6। एस में कितने आएंगे? 2। यहां तक देखो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे। आप कहोगे सर अभी तो आपने 20 इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं, अभी तो 17 और करने बाकी हैं आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे बताओ डी में कितने रखूं फिर इसमें से? आप कहोगे सर डी में आपने 10 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कितने बचे होंगे? 7। और 7 में से पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? आप कहोगे सर 6, तो मैंने यहां पर 6 रख लिया। एक इलेक्ट्रॉन कहां पर बचा? एस। बस ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है कि इसके लिए 4 क्वांटम नंबर निकाल लो। बड़ा सिंपल है। एन की वैल्यू कौन सी सेल में है? 5, क्योंकि भाई सेल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन हो गया 5।
एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर एल की वैल्यू हो जाएगी 0, और जिसके लिए एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो गया, इलेक्ट्रॉन एक है ऊपर की तरफ रहा होगा, तो यहां पर एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? +1/2 प्लस आएगी कि नहीं आएगी? प्लस। ओहो, बोर्ड खराब हो गया। +1/2। आप चेक करो कि ये सेट कहां पर दे रखा है। 500 होना चाहिए, 500। आंसर ये देखो 500 स्टार्टिंग में ही। A4 अनारकली का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप कर लोगे यार, क्या दिक्कत आ रही है? आगे बढ़ो। आईआईटी मेंस 2015 में आया क्वेश्चन है, और यहां पर बोला है इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। याद करो n+l रूल सिखाया था तुम्हें, n+l रूल सिखाया था, और मैंने बोला था मेरे शेरों कि n+l रूल जब करोगे तो उससे पता लगेगा कि जिसका n+l कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। हमने यहां पर n की वैल्यू कितनी मान ली? बोलो, n की वैल्यू कितनी मान ली? ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 2 हो, अच्छा n की वैल्यू 6 दे रखी है, n की वैल्यू अगर 6 होगी तो मेरे पास एक 6s है, दूसरा n-2, n माइनस मतलब 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। तो मेरे पास कितना होगा? 4f हो जाएगा। ये np का मतलब क्या हुआ? 6p हो गया। हमें तो चेक करना है कि सही है कि गलत है। और ये 5d हो गया। ये क्या हो गया? 5d हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अब जरा देखो, जब मैं यहां पर n+l रूल लगाऊंगा तो मैं n+l के हिसाब से, इसके नीचे बता रहा हूं, n+l के हिसाब से भाई इसका n कितना हो गया? 6, l कितना है? 0, तो वैल्यू कितनी आई? 6। इसके लिए n कितना हो गया? 4, और भाई f कितना हो गया आपके लिए? भाई l की वैल्यू कितनी होती है प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर की? आप कहोगे सर 3, तो ये भाई सही है, 7 हो गया। ठीक है। अब जब आप देखोगे यहां पर n+l, तो भाई n+l जब इसका चेक करोगे तो 6 इसका सेल है, और p भाई है तो आपके पास ये भी 7। और आप लोगों को याद होगा कि जब आपके पास n+l सेम आ जाए तो पहले वो ऑर्बिटल भरा जाता है जिसकी सेल का नंबर कम हो। तो यहां पर देखा कि 4f को पहले भरा गया है, ठीक ही है। 4p और 5d की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि भाई n+l के हिसाब से इसके लिए 5 + 2 ये = 7 है। दोनों के लिए n+l सेम है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब सेम आ जाए तो पहले वो ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी, और n की वैल्यू किसमें कम है? d वाले में। इसका मतलब जो अनारकली वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है, ये गलत है। चलो अब b वाले के लिए देखो भाई, अगर मैं p के हिसाब से अरेंज करूं, ns का मतलब क्या हो गया? 6s, उसके बाद n में से 2 गए यानी 4f, फिर मैं n-5d और 6p इसमें चेक करता हूं। मैंने देखा कि जब मैं n+l रूल फॉलो करूंगा, यहां पर n+l रूल फॉलो करूंगा, अरे n+l रूल फॉलो करूंगा तो 6 + 0 = 6, फिर यहां पर 4 + 3 = 7। देखो सही है अभी तक। फिर यहां पर आप क्या करोगे? 5 + 2 = 7। और आप लोग जानते हैं ये बात कि जब आपके पास n+l सेम आ जाए तो पहले आपने वो भरा जिसमें n की वैल्यू कम है, यानी 4 वैल्यू जो है वो कम है एज कंपेयर टू 5 के। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब सीख में देखो 6 + 1 = 7। जब आपके पास n+l सेम आ जाए तो पहले वो वाला सब सेल भरा जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। 5 कम है, यानी ये करेक्ट है। तो आप B4 बंदर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे रूल मैंने सिखाए हुए हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है तो ये 4 नंबर का नहीं होगा, 1 नंबर का आया होगा। मेंस ऑनलाइन 2015 में आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, मेंस ऑनलाइन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। देखो इधर कैसे, इन एन एटम हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल हैव द क्वांटम नंबर n = 3, l = 2 एंड m, l की वैल्यू जो है मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। ठीक है। अब इसने बोला n अगर n 3 है, n अगर 3 है, l अगर 2 है, तो आप लोग समझते हो ना कि ये d होगा। बोलो, तो 3d की बात कर रहा है ये। अगर ये 3d की बात करता है और हम लोग जानते हैं कि d सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। और इनके लिए जो m की वैल्यू होती है वो क्या होती है? -l से लेकर +l तक। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो आप ध्यान से देखिएगा,
-2 -1 0 +1 और +2 वैल्यू क्या पूछिए कि वो वाले ऑर्बिटल की संख्या बताइए जिसके लिए +2 आंसर होगा। कितने ऑर्बिटल हैं जिनके लिए +2 आंसर होगा भाई? +2 m की वैल्यू होगी। आप कहोगे सर एक ही तो ऑर्बिटल है, तो चुपचाप एक को बनाओ ना भाई, एक को टिक करो और आगे बढ़ जाओ, 4 नंबर पाओ, बड़े आसान हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम नंबर की सहायता से या क्वांटम नंबर से रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एटम के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि एटम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जरा देखिए, एटम को आप लोग ये मानोगे, एटम को आप ये मानोगे कि एटम ना तो सर्कुलर है ना आपके पास रिजिड है। एटम क्या है कि एटम बेसिकली आपके पास एक स्पेरिकल होता है, एक स्पेरिकल। और आप ये मानकर चलोगे मेरे शेरों कि स्पेरिकल को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि एक्चुअल में आपके पास एक सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये मैंने सर्कल नहीं बनाया है, आपको समझना है कि एक फुटबॉल है। क्या है? ये एक फुटबॉल है, ऐसे बना लेना, ऐसे इसको समझ लेना कि एक फुटबॉल की तरह है। यानी इसका जो सरफेस है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। अब होता क्या था, जब 3 डायमेंशन होता था ना, तो वहां पर दो चीजें एक होती थी। मतलब एक जगह पर क्या होता था कि एक जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं यार, आप लोगों ने देखा होगा, मान लो सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब इसकी फर्स्ट सेल होगी वो ऐसे पहली फुटबॉल चारों तरफ से घेर रखी होगी, फिर उसके बाद दूसरी फुटबॉल, दूसरी फुटबॉल पहले वाली फुटबॉल को पूरा कवर करेगी, लेकिन उसके बीच में थोड़ा बहुत गैप होगा, समझना। फिर तीसरी फुटबॉल उस वाले न्यूक्लियस के जो सेकंड वाली सेल थी उसको फिर बाहर से कवर करेगी, ठीक है भाई, तो थर्ड सेल आ जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ वाली सेल, फिर उसके बाद फिफ्थ वाली सेल, ऐसे कर 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 करके ये जो सेल है ना एक दूसरी सेल से अलग होती है कि एक फुटबॉल, मतलब एक फुटबॉल छोटी है सेंटर पे है, फिर उसके बाद एक बड़ी फुटबॉल, फिर एक बड़ी फुटबॉल, एक बड़ी फुटबॉल, ऐसे ऐसे से करके एटम बनता है, राइट। तो जरा देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मान लो कि ये सेंटर पे न्यूक्लियस था और मुझे लग रहा है कि जो पहली स्पेरिकल नोड आई होगी, मतलब स्पेरिकल सेल आई होगी, वो कैसे आई होगी, वो यहां पर आई होगी इस एरिया में। और हमें ये लगता है कि पहले वाली सेल के बाद जो दूसरी वाली सेल आई होगी वो भी कहीं ना कहीं स्पेरिकल ही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। तो जरा देखो, मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर पाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर पाए जाएंगे इस वाली सेल में, और इसके बाद कहां पर पाए जाएंगे, उसके बाद पाए जाएंगे बेटा जी दूसरे वाली सेल पर। ध्यान से देखो, इस वाली सेल पर पाए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये बात तो हमें समझ में आ गई। मैंने कहा कि अगर सेकंड वाली सेल को भी कहीं ना कहीं एक दूसरी सेल कवर कर ले स्पेरिकली तो क्या होगा। आप कहोगे सर उनके बीच में भी कुछ कहीं ना कहीं ऐसा गैप होगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो यहां पर पाए जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर भी होता है। अब जरा समझिएगा बेटा, इसको आप कैसे समझोगे कि ये एक पूरी यूनिवर्स है, एक पूरी यूनिवर्स है। इमेजिन करना कि आप स्पेस में हैं, स्पेस में हैं, और उस स्पेस में आपको प्लेनेट ढूंढना है, प्लेनेट। यानी वो स्पेस यहां पर हो आप और आपको प्लेनेट ढूंढना है। आपको लगेगा सर प्लेनेट मुझे इस वाले सरफेस पर मिल सकता है, जो सरफेस मैंने बनाया था ना फर्स्ट वाली सेल, इस वाले सरफेस पर कहीं पर भी मिल सकता है, इस वाले सरफेस पर कहीं पर मिल सकता है। सरफेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्पेरिकल होता है, रियल एटम स्पेरिकल होता है, कि सर इस सरफेस पर पाया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरा, जब आप यहां के बाद आगे देखोगे होलोस्कोप से, मतलब जो भी है, ठीक है भाई, और आप स्पेस के अंदर हो और आपको फिर अंदर दूसरे कोई प्लेनेट ढूंढ रहे हैं, तो आपको लगेगा सर मैं दूसरे प्लेनेट ढूंढूंगा ना, वो प्लेनेट भी कहीं ना कहीं ऐसे इस वाले सरफेस पर मिलेंगे, इस वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल इसी वाले सरफेस पर कहीं मिल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर और प्लेनेट ढूंढ रहे हो तो आप कहोगे सर इस वाले सरफेस पर। तो देखो प्लीज समझिएगा, यहां पर स्पेस के अंदर ही दो ऐसे ऐसे रीजन होंगे जहां पर प्लेनेट को पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, जो कि इन सरफेस पर ज्यादा होगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि दो सरफेस के बीच में गैप है, दो सरफेस के बीच में गैप है। और यहां पर अगर मैं कहूं कि क्या
इस वाले पॉइंट पर, ये जो मैंने ए पॉइंट बोला है, इस वाले पॉइंट पर आपको प्लेनेट मिल सकता है? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर कोई पॉइंट या कोई भी प्लेनेट हमें नहीं मिल रहा है अगर हम इसको सन मानकर चल रहे हैं तो जरा देखिए मेरे शेरों, एटम के अंदर भी बिल्कुल खास इस तरीके से होता है कि सेंटर पे आपके पास क्या है? न्यूक्लियस। बाहर जो एटम है वो क्या है? स्फेरिकल। और हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन या तो पहले वाले सरफेस पर पाए जाएंगे, या सेकंड वाले सरफेस पर पाए जाएंगे, थर्ड वाले सरफेस पर पाए जाएंगे, फोर्थ वाले सरफेस पे जाएंगे। लेकिन जो भी ये सरफेस होते हैं या भी ये सेल होती हैं, इनके बीच में एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना बिल्कुल जीरो होती है, बिल्कुल जीरो होती है, जिनको हम कहते हैं रेडियल नोड। क्या कहते हैं बेटा जी? रेडियल नोड। नोड कहते हैं, मान लीजिए नोड कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा, ये डेफिनेशन किसकी हो गई? नोड की, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? जीरो। दूसरी चीज समझिएगा, दूसरा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता होगा? देखो, ऑर्बिटल होता है कि 3 डायमेंशन स्पेस में ऐसा वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस 3 डायमेंशन रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसके अंदर? इसके अंदर, मतलब एटम के अंदर। तो जरा देखिए बेटा, अगर मैं आपको यहां से नोड की डेफिनेशन लिखवाऊं, नोड, नोड क्या है? नोड क्या है समझिएगा, नोड क्या है? डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा जी? फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? जीरो। वो हो जाएगा हमारे पास क्या? उसको हम कहेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड। आगे जरा देखिए, जरा देखिए दूसरा क्या है। एक जगह पर मैं पूछ रहा हूं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम? तो आप कहोगे सर उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता था कि इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। कैसे? जरा देखिए, क्या बोला मैंने? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पर मैक्सिमम होगी, यहां पर मैं लिखा नहीं को, इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम, उसको हम क्या कहेंगे? कि वो रीजन आपके पास ऑर्बिटल है। और जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, ठीक है भाई, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको हम क्या कहेंगे बेटा जी? उसको हम कहेंगे नोड। ये बात ध्यान रखनी है बस। अब ये जो नोड है ना, ये नोड 2 टाइप की होती है स्फीयर के अंदर। एक तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे, जिसको हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं कि भाई कितनी दूरी पर पाई जाएगी। एक होती है एंगल पे, कि किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो देखो स्फेरिकल है तो एंगल भी यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर पे एंगल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और डिस्टेंस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो नोड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर पाई जाती है, उनको हम कहते हैं रेडियल नोड। और जो एंगल पर होती है कोई ऐसा स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, उनको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे शेरों कि जो आपके पास नोड होती है ना, नोड, वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी होंगी? एक होगी आपके पास एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, और दूसरी होगी आपके पास रेडियल नोड। क्या होंगी? रेडियल नोड। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एंगुलर नोड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एंगुलर नोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एल। क्या हो जाएगा? एल। और रेडियल नोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा बेटा जी, रेडियल नोड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n माइनस एल माइनस 1। क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1। और यदि आपको कहीं पर भी टोटल नोड की जरूरत पड़े, टोटल नोड, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दोगे, और जब आप इनको जोड़ोगे तो n माइनस एल माइनस 1 प्लस के एल, और ये कैंसिल होगा तो आपके पास n माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एंगुलर नोड तो आपको क्या करना पड़ेगा? एल, और रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, और बेटा जी टोटल नोड n माइनस 1। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कह रहे हो सर थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा है, एक बार समझाओ ना। जरा देखो, मैं एंगुलर नोड को दिखाता हूं। मान लो
हम लोग जानते हैं कि हमारे पास p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं ना कहीं इस वाले रीजन में पाए जाएंगे। आप ऐसा कोई एक्सेस बताओ, ऐसा कोई लाइन बताओ जहां पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टच ही ना करो। देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे एक्सेस डालता हूं तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टच किया, तो ये तो आपके पास क्या नहीं हो सकती, एंगुलर नोड। ये नोड ही नहीं हो सकती, एंगुलर छोड़ो, नोड ही नहीं हो सकती। अब जरा देखो मेरे शेरों, अगर मैं यहां पर एक ऐसा रीजन बताऊं, एक ऐसी एक्सिस बताऊं जिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो है, वो कौन सी होगी। आप कहोगे सर ये वाली एक्सिस पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा, तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो 3 डायमेंशन स्पेयर पास होता है जहां पर, और जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, उसमें एक नोड आपको क्लियर दिख जाएगी, और इसको आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहां पर एल की वैल्यू क्या होती है 1, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 1, और एंगुलर नोड भी कितनी दिख रही है आपको 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे देखो, मैंने आपको बताया कि अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाऊं तो डी ऑर्बिटल के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, डबल डंबल शेप। आपको 2 एक्सिस डालकर देखो, आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सर एक तो ये वाली एक्सिस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी टच नहीं करेगी, और एक ये वाली एक्सिस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी टच नहीं करेगी। तो यहां पर हमें एंगुलर नोड कितनी दिख रही है 2, तो मुझे यहां पर एंगुलर नोड कितनी दिखी बेटा जी 2, और मैं ये भी जानता हूं कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो क्या मुझे ये बात पता लग गई कि एंगुलर नोड को कैलकुलेट करने के लिए आपको एल अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यस और नो, आपको सर बिल्कुल सही। अब जरा देखो यार, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, कैसा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो यहां पर जब ये स्फेरिकल होगा ना, तो ये बात क्लियर है कि यहां पर ऐसा कोई भी एक्सेस आप नहीं डाल पाओगे जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले ही ना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो यहां पर एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी, आप कहोगे सर 0। और क्यों है 0, क्योंकि सर इसके लिए एल की वैल्यू भी कितनी है 0। तो यहां पर हमें यह बात पता लग गई ना कि अगर हमें कोई भी ऑर्बिटल दे रखा हो, कोई भी सेल के अंदर बोला हो और पूछा गया हो कि बताओ उसके अंदर एंगुलर नोड कितनी है, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे एल निकाल लेना, एंगुलर नोड आ जाएगी। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, और टोटल नोड का फॉर्मूला n माइनस 1। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गई ये बात, हाँ या ना बोलो। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर तुम्हें बात पता पड़नी पड़ेगी। आगे देखो भाई, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा हम बात करेंगे इसके बाद कि हमें टोटल नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड कैलकुलेट करना आ गया। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि कोई भी सेंटर हो, कोई भी आपके पास न्यूक्लियस हो, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, और बाहर क्या होंगे बेटा जी, बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मोशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन तरह का मोशन करता है, जिसको हम कहेंगे ऐसे। ऐसे मतलब क्या होगा, ये ऐसे करना, ऐसे ते वेव करता बेटा। तो आप कहोगे सर वो ना ऑर्बिट वाइज भी चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे ऑर्बिट वाइज भी चक्कर काटता है सेंटर के, और वो अपने ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे भी चक्कर काटता है, मतलब स्पिन वाइज भी, ऑर्बिट वाइज भी और स्पिन वाइज भी। तो एक बात बताओ बेटा, जब कोई पार्टिकल 2 तरह से मोशन करता हो, एंगुलर वाइज मतलब ऑर्बिट वाइज भी, ऑर्बिट वाइज भी और स्पिन वाइज भी, तो क्या उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी 2 टाइप का होगा कि नहीं होगा, बोलो। उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी 2 टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी बात है जो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। अगर क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको पता होगी तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन 2 तरह के मोशन कर रहा है, कौन कौन से, ऑर्बिट वाइज, ठीक है भाई, और एक्सिस के अकॉर्डिंग भी, स्पिन वाइज भी, स्पिन वाइज भी घूम रहा है वो, जैसे अर्थ घूमती है। अब ऑर्बिट वाइज घूम रहा है तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलो यार, आपको सर बिल्कुल कहेंगे। और दूसरा अगर स्पिन वाइज घूम रहा है तो उसकी वजह से हम क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब जरा देखिए बेटा, अब जरा देखिए, जब मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल इंटू में एल प्लस वन, ठीक है, और यहां पर इंटू में एच बाय टू पाई, एच बाय टू पाई ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट, यहां पर मैं कैपिटल एस लिख रहा हूं, कैपिटल एस का मतलब होता है टोटल स्पिन, और जो एल की वैल्यू होगी ये तो आपको डायरेक्ट पता ही लग जाएगी। जैसे मान लीजिएगा टोटल स्पिन इंटू में एस प्लस वन, और यहां पर आएगा एच बाय टू पाई। ये नोट कर लेना भाई, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपके पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और देखो एस जो होती है, एस वो होती है हमारे पास टोटल स्पिन। क्या होती है, टोटल स्पिन। कैलकुलेट कैसे करोगे, एस बराबर होता है 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मल्टीप्लाई 1/2 कर देना, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात हमें ध्यान रखनी है भाई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखनी है बात, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपको कोई कहे कि भाई मेरे पास ना ये एक सबसेल है, 3D ऑर्बिटल है। क्या है मेरे पास, एक 3D ऑर्बिटल है, इसके लिए आपने इलेक्ट्रॉन निकालिए, क्या नाम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए। तो जरा देखिए, अगर मैं 3D के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने गया, इवन 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, और वो कितने इलेक्ट्रॉन माने मैंने मान लिया भाई 3D4 के लिए मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो वो बराबर क्या था, अंडर रूट, क्या बोला मैंने, एल इंटू में एल प्लस वन और इंटू में एच बाय टू पाई। होगा कि नहीं होगा बोलो, तुम कहोगे सर बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो जरा देखिए मेरे शेरों, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर डी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, आप यहां पर पुट कर देना, तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 1 नहीं, डी के लिए एल की वैल्यू होगी 2। तो यहां पर क्या रखोगे आप कहोगे सर ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 2 + 1 और इंटू में h बाय 2 पाई। ऐसे नोट कर लेना, क्लियर हो गई बात। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। और यदि वो इसके लिए पूछे किसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप निकालिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्या बोल रहा है वो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। चैट बॉक्स में बताना बेटा कि ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला बराबर अंडर रूट, सेम वही फॉर्मूला, बस एस एन की जगह एल की जगह पर ऐसा आ जाएगा, एस प्लस वन और इंटू में ये रूट के बाहर होता है एच बाय 2 पाई, ठीक है, एच बाय 2 पाई बाहर होगा। अब जरा देखो मेरे शेरों, जब मुझे टोटल स्पिन कैलकुलेट करनी है किसके अंदर, 3D4 के अंदर, तो आप ये देखो कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते। आप कहोगे सर बिल्कुल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और मैंने हुंड्स रूल बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सब में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो यहां पर 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। स्पिन कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था कि 1/2 इंटू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से तुम एक बात समझ जाओगे, कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भाई एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़े सिंपल है। रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे एक और बात बताता हूं मैं आपको, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब एक टाइप के और क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन क्या है, जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो बराबर होता है अंडर रूट n इंटू में n+2, और इसकी यूनिट होती है bm, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड मैग्नेटॉम, ठीक है, क्या होता है ये, बॉन्ड मैग्नेटॉम। अब n जो होता है ना, यहां पर n वो सेल का नंबर नहीं है, यहां पर n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको बताना है।
पहला क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है भाई, इन Fe एटम, इसमें कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है भाई, ऑफ कॉपर प्लस आयन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप करोगे। और एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको ऑप्शन में 4 स्पीसीज दे रखी होंगी, वो पूछेगा किसका मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा है, तो आप समझ जाना कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आप n की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये छोटी छोटी चीज है, बड़ी इजी चीज है, इनको याद रखेंगे और करेंगे बेटा जी क्वेश्चन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो, जब आप यहां तक पहुंचोगे कि भाई आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया है, नोड्स निकाल ली हैं, तो अब मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन दूंगा कैसे, जरा प्लीज समझिएगा। जरा देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ठीक है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नोड, एंड टोटल नोड क्या है जरा देखो भाई, कौन कौन से ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं। पहला 3p, 5g, 3s, 4p, 6f, ठीक है, 7p, 8g। इनके लिए आपको क्या क्या निकालना है, इनके अंदर रेडियल नोड, टोटल नोड, ठीक है भाई, और एंगुलर नोड, ये सारे कैलकुलेट करने हैं इन सेल के अंदर, इनके अंदर। ठीक है, कोई भी हो चाहे वो, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा देखो भाई, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है भाई, इन बीएम, बॉन्ड मैग्नेटोम में कैलकुलेट करना है। आपको मैं पहली स्पीसीज दे रहा हूं बेटा जी, क्या कौन सी, Zn2 प्लस आयन। सेकंड में दूंगा आपको कॉपर +2 आयन। उसके बाद में दूंगा बेटा थर्ड पे मैग्नीज 2+, और उसके बाद क्रोमियम +2। ठीक है भाई, ये आपको करना पड़ेगा। और फिफ्थ पे मैं दे रहा हूं कि क्रोमियम। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम किसका है, टाइम के अकॉर्डिंग चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट भी आपको करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं। और ये जो मैंने आपको ऑर्बिटल दिए हैं ना, ये वाले ऑर्बिटल, इनका आप एक और चीज निकाल लेना। जितने भी ये मैंने ऑर्बिटल दे रखे हैं, सब सेल दे रखे हैं, सेल मान के जो भी आप यूज कर सकते हो। आप यहां पर रेडियल नोड तो कैलकुलेट कर ही लोगे, एंगुलर नोड भी कैलकुलेट कर लोगे, टोटल नोड भी कैलकुलेट कर लोगे। आपको यहां पर ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार ये सारे क्वेश्चन कर कर देख लिए और ये छोटे छोटे फॉर्मूले यूज कर कर देख लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ छूटेगा नहीं। राइट, ये बात ध्यान रखना मेरे शेरों। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आईआईटी 2005 में आया है, और आप लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब जरा देखो मेरे शेरों, अब जरा देखो भाई, 3s के अंदर अगर मुझे रेडियल नोड निकालनी हो, 3s के अंदर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा कि रेडियल नोड का फॉर्मूला होगा n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, क्योंकि l की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए 0, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2। अब 2p की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं 2p की बात करूंगा और 2p के लिए मैं रेडियल नोड निकालना चाहता हूं, तो आप क्या कहोगे, सर रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? आप कहोगे सर n माइनस l माइनस 1 था कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब n की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू कितनी होगी -1, मतलब l की वैल्यू 1 होती है ना इसके लिए, तो मैंने -1 और -1 कर दिया तो कितना 0 आ गया। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो सकता है?
बड़ा सिंपल है, करेक्ट आंसर तुम निकालोगे। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कराऊंगा। द क्वांटम नंबर +1/2 एंड -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट 2021। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। आगे देखो, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज। नोडल प्लेन्स का मतलब आप इसको एंगुलर नोड मान लेना और दिमाग लगा लेना एक थोड़ा सा कि सर px दे रखा है, सिर्फ ऑर्बिटल बताया है, सेल तो बता ही नहीं। अगर वो रेडियल नोड पूछता तो भाई वो फॉर्मूला देता n-l-1 के हिसाब से वैल्यू देता। और क्योंकि उसने एंगुलर नोड पूछा है दूसरे नाम से, नोडल प्लेन के नाम से, तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था l, और उसके लिए सेल का नंबर जरूरी है नहीं, सेल इसलिए दी भी नहीं, सिर्फ p बना के दे रखा है। और p तो आप जानते ही हैं, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? देखो ये क्वेश्चन 2000 में आया था IIT में। आगे देखो भाई, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1997 में IIT में आया क्वेश्चन है भाई, फॉर अ इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। आपको लग रहा था कि ये टॉपिक इजी है, तो जरा देखो क्या होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या बताया भाई, बोलो। आप कहोगे सर वो फॉर्मूला था √L इंटू में l+1, था या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर। और बाहर हम मल्टीप्लाई कर देते h/2π, चुपचाप l की वैल्यू रख देना, d के लिए आंसर आ जाएगा चुपचाप, और मुझे बताना चैट बॉक्स में। आगे बढ़िए भाई, IIT 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। वही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आया था इस टाइप के। क्या होंगे, √L इंटू में l+1 और इंटू में h/2π। चुपचाप l की वैल्यू 0 रखोगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म, दी एंड। आगे बढ़ो भाई। अब देखो भाई, अब हमें पढ़ना है टास्क फॉर IIT एडवांस, मतलब IIT एडवांस के लिए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिनको मैं अगले वाले लेक्चर में करवाऊंगा। लेकिन सुनो, उससे पहले मैं आपको एक सेट बताना चाहता हूं कि जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो पढ़ाई करते हुए आपको किन किन बातों को एक साथ याद रखना है। क्या? सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे शेरों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तुम पहले, सबसे पहले इसको फिल करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद आपको क्वांटम नंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्वांटम नंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे ही आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर लोगे या सीख जाओ उसके बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में, फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये टास्क कंप्लीट करोगे कि आपको नोड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। वो नोड कौन कौन सी होंगी? कि सर वो होंगी हमारे पास एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड। और दूसरी कौन सी होगी हमारे पास? आप कहोगे सर रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल नोड। ये आपको आना चाहिए। जब आप क्वांटम नंबर निकालोगे ना, तो क्वांटम नंबर निकालने के बाद आप लोगों को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालना आना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करना सीखोगे, ठीक है भाई। और दूसरा क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करना सीखोगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करना सीखोगे। और भाई एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने आते हैं, तब आप कैलकुलेट करना पता है क्या? पता है क्या कैलकुलेट करोगे? तब तुम कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था √N इंटू में n+2, अगर आपको याद होगा। देखो, अगर तुमने ये टॉपिक और ये चार्ट कवर कर लिया, चाहे आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, और यहां से कोई क्वेश्चन आ गया, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे श्रोडिंगर वेव मॉडल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आपके भाई IIT एडवांस में आते हैं, वहां से जनरली जेईई मेंस में तो आते नहीं है, ठीक है। तो कल का जो लेक्चर होगा आपके वाले, मतलब आपकी जो क्लास में मैं एक और लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, जो कल का लेक्चर होगा
उसमें पर्टिकुलरली आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन और वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऑर्बिटल के क्वेश्चंस वही होंगे, ठीक है। कंप्लीट आईआईटी एडवांस होगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ये बहुत इजी वाला पार्ट था, आई होप आप लोगों को आता भी होगा और मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो मेरे बच्चों आपको यही करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, अपना होमवर्क रखेंगे, जो भी आप बुक लगाते हैं चाहे वो एनसीईआरटी हो या जो भी आपकी किताब हो, उसके सारे क्वेश्चन अब लग जाएंगे। यहां तक बोला है मैंने। अभी मैंने वेव फंक्शन साई के कोई फॉर्मूले नहीं करवाए हैं, ठीक है। डायग्राम वाले कोई क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, श्रोडिंगर वेव वाले नहीं करवाए हैं, डीजनरेसी के बारे में नहीं बताया है। और जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा तब तक इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि बस वो तब तक ही डाउट है जब तक नहीं बताऊंगा मैं। और जब वो आपको मैं बता दूंगा, मैं सिखा दूंगा, तो मैं गारंटी, मैं चैलेंज दूंगा कि अब धरती पे कोई भी क्वेश्चन हो लगा के आओ, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो अब तक अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।